सोचने वाली बात है, हजारों मील दूर एक जंग छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच, और उसका असर सीधा यहाँ भारत में हमारी कूटनीति से लेकर घर की रसोई तक पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक दूर देश की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो जैसे ही ये सब शुरू हुआ, भारत की तरफ से एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश आया। उन्होंने कहा, कोई भी तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने से बचें। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक बयान नहीं था, ये एक गहरे संकट पर पहली और बहुत जरूरी प्रतिक्रिया थी। ओके, तो सवाल ये है कि भारत पर इसका असर क्या है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये आग लगी कैसे, कहाँ से शुरू हुई वो चिंगारी जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े सैन्य हमले से। तो हुआ ये कि इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी सुनियोजित हवाई हमला था, सीधे ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर। और इस एक कदम ने, आप समझिए, पूरे मध्य पूर्व में तनाव की एक लहर दौड़ा दी। और इन हमलों का निशाना कौन था? निशाना थे ईरान के सबसे बड़े और शक्तिशाली लोग, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर, टॉप के परमाणु वैज्ञानिक। इन सबको निशाना बनाया गया। तो साफ है, ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये ईरान के नेतृत्व को एक सीधा सीधा संदेश था। और बस यहीं से भारत के लिए पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती शुरू हो जाती है। एक ऐसी कूटनीतिक चुनौती जिसमें नई दिल्ली को, आप कह सकते हैं, रस्सी पर चलना था, बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना था। अब इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है भारत का सार्वजनिक रुख दुनिया के सामने। भारत कह रहा है कि भाई शांति रखो, बातचीत से मामला सुलझाओ। हम जोर देते हैं कि हमारे ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत एक अजीब सी दुविधा में फंस गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इन हमलों की निंदा करे, लेकिन ब्रिक्स में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी हैं जिनके अपने अलग समीकरण हैं। तो एक आम सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल। और इस मुश्किल को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस बयान से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ब्रिक्स के कुछ सदस्य इस स्थिति में सीधे तौर पर शामिल हैं, जिससे एक आम सहमति बनाने पर असर पड़ा है। यानी जब समूह के अपने ही लोग अलग अलग तरफ खड़े हों तो एक आवाज में बोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर हर किसी पर पड़ता है, पैसा। देखते हैं कि इस भू राजनीतिक संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसे असर हो रहा है। और ये सवाल बिल्कुल सीधा है। अक्सर हम सोचते हैं कि विदेश नीति से आम आदमी का क्या लेना देना, लेकिन ये संकट बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे पश्चिम एशिया में हुई एक घटना यहाँ भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कीमत पर असर डाल सकती है। हजारों मील दूर का झगड़ा सीधा हमारे किचन के बजट पर। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यहाँ है। देखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर कितना ज्यादा निर्भर है। लगभग 44.6%, यानी मोटा मोटा 45% कच्चा तेल वहीं से आ रहा है। तो जाहिर है, उस क्षेत्र में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो यहां पर सीधा असर पड़ना तय है। और ये खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। और इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं होता। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब सीधे सीधे महंगाई की मार। सिर्फ तेल ही नहीं, व्यापार पर भी असर। देखिए, जो सामान जहाजों से आता जाता है उसकी लागत यानी शिपिंग की कीमत 15 से 20% तक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब जहाजों को लंबे और ज्यादा खतरनाक रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है, और इसका सीधा बोझ भारतीय निर्यातकों के मुनाफे पर पड़ता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं $400 अरब के सालाना व्यापार की, जो इन रास्तों से होता है। इस संघर्ष का असर, समुद्री सुरक्षा पर इसका असर भारत के पूरे व्यापार तंत्र को हिलाकर रख सकता है। और देखिए, असर कितना दूर तक जा रहा है। हम तेल, गैस, शिपिंग की बात कर रहे थे, लेकिन इसका असर तो भारत के चाय उद्योग पर भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान भारतीय चाय के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। संघर्ष हुआ तो व्यापार पर असर पड़ा। तो ये सब जो आर्थिक झटके लग रहे हैं, ये सिर्फ नुकसान नहीं कर रहे, शायद ये भारत को एक नई भूमिका निभाने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन सभी चुनौतियों के बीच क्या भारत के लिए कोई अवसर, कोई मौका भी है?
ये संकट असल में विश्व मंच पर भारत की भविष्य की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझ लेते हैं, मध्यस्थता। इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ दो लोगों को बातचीत के लिए एक मेज पर लाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा तीसरा पक्ष बनना जिस पर दोनों तरफ भरोसा करें और उनकी मदद करना एक ऐसे समाधान तक पहुंचने में जहां वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भारत एक शांति दूत, एक मध्यस्थ क्यों बन सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पास कुछ खास बातें हैं। पहली, भारत की पहुंच संघर्ष के सभी पक्षों तक है, वो सबसे बात कर सकता है। दूसरी, भारत को काफी हद तक राजनीतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है कि ये किसी का पक्ष नहीं लेगा। और तीसरी, हमारी विदेश नीति का हमेशा से एक लक्ष्य रहा है शांति के पक्ष में खड़े रहना। ये सारी चीजें मिलकर भारत को एक मजबूत उम्मीदवार बनाती हैं। और ये उदाहरण इस पूरी सोच को बहुत अच्छी तरह से सामने रखता है कि अब ज़रूरत इस बात की नहीं है कि कोई हमारे लिए मध्यस्थता करे, बल्कि अब ज़रूरत है कि हम खुद एक मध्यस्थ बने। यानी दुनिया में जो हो रहा है उसके सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनने के बजाय अब उसको सक्रिय रूप से आकार देने का वक्त है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है। भारत हमेशा से एक संतुलन साधने वाला काम करता आया है, अलग अलग शक्तियों के बीच संतुलन बनाता आया है। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है उस भूमिका से आगे बढ़कर एक शांतिदूत बनने का? क्या भारत इस नेतृत्व के लिए तैयार है? शायद इस संकट का सबसे